नमस्कार, यूर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। 2 दिनों की कमजोरी के बाद बाजार आज रिकवरी की कोशिश कर रहा है। निफ्टी हम देख रहे हैं कि 75 अंक ऊपर है और सेंसेक्स ने लगाई है ट्रिपल सेंचुरी। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़े से आप छोटे से दायरे में आज घूम रहा है, लेकिन आज कहीं न कहीं कल आईटी स्टॉक्स की हमने पिटाई होती हुई देखी थी। आईटी स्टॉक्स आज रिकवर कर रहे हैं और बाजार का दिग्गज भी आज बाजार को सहारा देने के लिए सामने आए हैं। रिलायंस की बात कर रहे हैं, 1.25% की मजबूती वहां पर हमें देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत ठीक ठाक ही हैं, हालांकि उतने अच्छे नहीं है। अभी भी मंदड़ियों का जो पड़ रहा है भारी है। 684 शेयर इस वक्त लाल निशान में है, इसके मुकाबले 1300 शेयर हैं हरे निशान में और 1300 शेयर हैं लाल निशान में। तो चढ़ने वाले शेयरों की संख्या जो है गिरने वाले शेयरों के मुकाबले थोड़ी सी कम है। हालांकि अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो आज सेक्टर में आईटी से पूरा का पूरा सपोर्ट निकल के आ रहा है इंडेक्स के लिए। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस ये शेयर चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यूपीएल में आज 4% के आसपास की मजबूती है और निफ्टी का ये टॉप गेनर है। लेकिन अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेज आज हम देख रहे हैं कि आज भी ये कमजोर है, करीब 3% कम नरमी यहां पर है और निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर है। उसके नीचे अपोलो हॉस्पिटल्स आज नतीजों पर नजर रहेगी और हम देख रहे हैं कि टाइटन, एसबीआई लाइफ, इंडसइंड बैंक ये कुछ शेयर हैं जहां पर हम 1% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। लेकिन बाजार में आज चाल कैसी होगी, आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे, इसकी चर्चा तो हम करेंगे ही करेंगे और आपके शेयरों से जुड़े सभी सवालों के जवाब भी अपने एक्सपर्ट से लेंगे। फटाफट आपको रोज की तरह सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। तो 9167329108 इस पर आप फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप ईटी9 स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम का पता आपके स्क्रीन पर @ET9 स्वदेश पर जाकर आप हमसे पूछिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया। विवेक और कुणाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी9 स्वदेश पर। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। हमने 2 दिन तक बाजार को गिरते हुए देखा और आज हम देख रहे हैं कि बाजार संभलने की कोशिश में है। हालांकि ब्रॉड बेस्ड बाइंग आज भी नहीं है। कुछ सेक्टर्स हैं जो थोड़े से पिटे हुए थे, वो रिकवरी वाले थोड़े से साइंस दिखा रहे हैं। रिलायंस सपोर्ट कर रहा है इंडेक्स को और उसके चलते हम देख रहे हैं कि निफ्टी 75-80 अंकों की बढ़त को अभी टिकाने में कामयाब है। आज आप दिन की रेंज क्या देख रहे हैं कुणाल, और आज के बाइंग को देखकर क्या आपके मन में थोड़ा सा उत्साह आ रहा है बाजार को लेकर, या फिर अभी ये साइडवेज जो मूव है वो बरकरार रहेगा बाजार में? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग पूजा एंड एवरीवन। सो अगर हम निफ्टी की बात करें तो हम बहुत ही ब्रॉडर बेस फॉर्मेशन की अगर बात करें तो करीब करीब 26 या 25 दिसंबर से लेके अब तक एक मीन रिवर्जन लेवल बन चुका है, वो है 17,850। ये स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट हमने बजट के दिन भी देखा, निफ्टी ने हाई करीब बनाया था 17,900 का, बॉटम बनी थी 17,450 की और वहीं से रिकवरी होके फिर से हम 17,850 पे हैं। सो एज ऑफ नाउ ये मार्केट में एकदम लल फेज चल रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन बहुत ही लंबा हो चुका है। अब अगर हम ब्रेकआउट की बात करते हैं तो 17,950 से 18,000 के लेवल्स होंगे जो हमें ध्यान में रखने होंगे। उसी के ऊपर आई थिंक एक पॉजिटिव रुझान शुरू हो सकती है। ये कंसोलिडेशन जो है इसका टाइम वाइज करेक्शन भी अब कंप्लीट होने आया है। सो आज के दिन के लिए अगर हम बात करें तो बॉटम हमें मुझे लग रहा है कि 17,800 की एक सपोर्ट लेवल होगी और 17,880 का एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। मार्केट इसी दायरे में आज रहना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको बाजार में दे दी गई है, लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे और सवाल पूछने का तरीका आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता ही रहेगा। बेहद ही आसान तरीका है, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और इस बीच पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। रायपुर से रंजीत हमारे साथ जुड़े अपना सवाल लेकर। रंजीत जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो जी सर, मैं रायपुर से रणजीत चावला बोल रहा था। हेलो, हाँ हाँ, वो सर मेरे पास में 250 शेयर एशिया मैक्स प्रोडक्ट के शेयर हैं। 102 रुपए की बाइक पे लिए हुए, तो मैं इस पर क्या करूं, होल्ड करूं या बेचूं? ओके,
मुनाफा तो हो रहा है आपको। और SKM एग ये चला भी काफ़ी अच्छा। पिछले एक महीने में अगर हम देखें करीब करीब 28% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिली और 5 दिनों में भी अच्छी तेज़ी दिखी है अगर हाल फिलहाल के मोमेंटम की बात करें तो। लेकिन आज स्टॉक में गिरावट है और करीब 4% टूट चुका है ये शेयर। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे SKM एग से अब निकल जाने का वक्त है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चल चुका है और इनको मुनाफा भी हो रहा है फिलहाल, बट आज जो गिरावट आई है उसमें क्या निकल जाए शेयर से या अभी भी बने रहना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, एसकेएम एक प्रोडक्ट्स एक यूनिक कंपनी है इस स्पेस में, जहाँ पे एग्स और एग रिलेटेड प्रोडक्ट्स में ये काफी मतलब दिग्गज कंपनी है। ऑफ कोर्स एक माइक्रो कैप है, खाली 500 सवा 500 करोड़ का इसका मार्केट कैप रहेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मतलब कुछ टाइम पहले ये अंडर वैल्यूएशन में चल रही थी और ये रैली आने के बाद ये करीबन फेयर वैल्यूएशन पे आ गई है। तो मुझे लगता है कि इसका फेयर वैल्यूएशन करीबन 200 रुपए से लेके 205 होना चाहिए, वो इसके आजू बाजू ही है। तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आज देखिए, आज वैलेंटाइंस डे है, लेकिन कभी भी कोई भी स्टॉक से प्यार नहीं करना चाहिए। स्टॉक जब लगे कि हाँ भाई अब महंगा हो गया है, तो आपको स्लोली एंड स्टडीली वहां से निकल जाना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का समय है। आज की गिरावट इतनी बड़ी रैली आई है उसके कारण हो सकती है, लेकिन जैसे भी वापस आपको छोटा मोटा भी रिकवरी मिले तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 200 से लेके 205 इसका एक काफी फेयर वैल्यू है, तो उसके आजू बाजू ही है। ठीक है, बिल्कुल सही सलाह विवेक की। और आज वैलेंटाइंस डे है तो भाषा भी बिल्कुल उनकी वही है, प्यार मोहब्बत वाली। साफ सलाह है, डेट कीजिए, प्यार भी कीजिए, लेकिन दिल मत लगाइए इस स्टॉक से। आगे बढ़ेंगे, कोलकाता से शुभम हमारे साथ हैं। शुभम नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी नमस्कार, मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। जी। मेरे पास अडानी पावर का 136 शेयर है, 307 रुपए 80 पैसे भाव। ठीक है, तो मैं क्या करूँ? लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, बहुत ही लॉस थोड़ा है, क्या करूँ? होल्ड करो या फिर 307 रुपये 80 पैसे की खरीद है, 148 रुपये का भाव है। और ये जो भाव दिख रहे हैं शुभम, आपने तो क्या किसी ने भी नहीं सोचे होंगे कि ये स्थिति होगी एक दिन शेयर की। क्योंकि अडानी पावर को हमने देखा है कि 35-36 रुपये से चलते हुए देखा है, 400 रुपये तक के भाव देखे हमने शेयर में। और वहाँ से जब ये क्रैश होना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों को नीचे के लेवल पर मौके भी दिखे। लेकिन कहीं ना कहीं ये दस्तूर है बाजार का कि अगर बुरी खबरें आती हैं, अगर किसी ग्रुप को लेकर कंसर्न्स खड़े होते हैं कहीं ना कहीं, या फिर सेंटिमेंट खराब होता है, तो ये स्थिति होती है। विवेक, आपसे ही राय जानना चाहेगा अडानी पावर को लेकर। सारा का सारा पावर हमने देख रहे हैं कि खत्म हो गया है। और सिर्फ अडानी पावर की बात नहीं है, पावर स्टॉक्स जो कि 2022 के फर्स्ट हाफ तक फ्लेवर में थे, सेकेंड हाफ में पूरी की पूरी स्टीम निकल गई वहां से। अडानी पावर का भी वही हाल है और इस पर बुरी खबरों का वो हैंगओवर भी है। क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए इनके भाव से तो अभी आधा हो गया है, बने रहने में शेयर में कोई सेंस है, समझदारी है, या फिर हालात को भांप के इससे निकल जाए, कुछ बेहतर विकल्प तलाशें अब? अभिषेक, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो दिग्गज ग्रुप मतलब दिग्गज स्टॉक्स है, और अडानी पावर के बारे में हमने कई बार बात की है और मैंने हमेशा ये कहा था कि मैं टच नहीं करूंगा क्योंकि वैल्यूएशन बहुत बहुत स्ट्रेस्ड है। अब वैल्यूएशन में करेक्शन कब आएगा ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन हाँ ये आने वाला है करके ये भी मुझे नहीं मालूम था, अब आ गया है। तो इन दामों में देखिए 148 जो 300-400 में स्टॉक देखा करते थे, वो आज अगर 148 में चल रहा है तो ये काफी एक फेयर वैल्यूएशन के आजू बाजू आ चुका है। तो यहाँ पे आपको एग्जिट की सलाह देना मुझे नहीं लगता है कि एक सही सलाह रहेगी। तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, और किसी को अगर फ्रेश भी बाई करना हो ना तो वो भी इमीडिएटली एंट्री नहीं करे, क्योंकि टेक्निकली भी एकदम वीक है और फंडामेंटली भी आज के दिन जैसे आपने कहा पूरा पावर सेक्टर वीक है। लेकिन स्लोली एंड स्टडीली एक बाइंग बनती है जब भी ये सेटल हो जाए। अब ये सेटल 148 में होगा कि 128 में होगा ये बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे सेल की सलाह नहीं रहेगी, होल्ड की सलाह रहेगी। आपको वेट करना पड़ेगा और काफी टाइम के लिए आपको ये दर्द सह के ही मतलब वेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये राय आपको अडानी पावर में दे दी गई है। काफ़ी सारे दर्शकों का सवाल इसमें आता रहता है
तो इस हिसाब से आप अपनी रणनीति अदानी पावर और अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उनमें अपना सकते हैं। फिलहाल अदानी पावर के लिए ये राय। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और फेसबुक पर हमें सवाल आया है हरियाणा से जगजीत कर्नल जी का। 2 सवाल है इनके। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पूछ लेते हैं। 500 शेयर्स 57 रुपए के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। इस वक्त 5685 के पास ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। कुणाल, आपसे समझना चाहेंगे अब ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या करें। इन्होंने अपना टाइम फ्रेम तो मेंशन नहीं किया है कि कितना समय ये दे सकते हैं स्टॉक को, पर चार्ट्स पर क्या लेवल देख रहे हैं आप और कितनी तेजी देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का थोड़ा लंबी अवधि का चार्ट देखें तो करीब अक्टूबर से लेके अब तक ये काउंटर 55 की रेंज पे ही घूम रहा है। नीचे की ओर 52 और ऊपर की बाजू 62 इस 10 रुपए की दायरे में ही घूम रहा है और एज ऑफ नाउ आप देखिए ये 56.85 पे चल रहा है। सो इट्स कंप्लीटली साइडवेज कंसोलिडेशन काउंटर। अगर उनका लंबी अवधि का नजरिया है तो डेफिनेटली इसमें बने रहें। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और वो है 54 का। अगर ये काउंटर 54 के नीचे जाता है तो फिर से एक बार किसी का ओपिनियन ले लें, बट तब तक इसमें होल्ड करने की सलाह होगी। रुझान पॉजिटिव है बट मोमेंटम मिसिंग है। अब ये कब मोमेंटम शुरू होगा वो बताना मुश्किल है, बट फॉर टाइम बिंग अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। ठीक है, तो ये राय आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दे दी गई है। लेकिन एक और सवाल है इनका। बजाज फाइनेंस पर 30 शेयर इन्होंने 6000 के भाव पर लिया हुआ और स्टॉक में इनको हल्का मुनाफा हो रहा है। इस वक्त देखिए स्टॉक 6374 के पास कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पर तो हल्का गेन इनको है बजाज फाइनेंस में। विवेक, आप सजेस्ट करिए। स्टॉक सिलेक्शन दोनों ही इनके अच्छे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे तो राय दे ही दी है। बजाज फाइनेंस में भी एंट्री लेवल इनका अच्छा है और मुनाफे में भी हैं, बट इन्हें होल्ड करना चाहिए कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्हें होल्ड करना हो तो ये सिलेक्शन सही है, या फिर मुनाफा बुक कर ले और किसी स्टॉक में आप एंट्री करने की सलाह देंगे? देखिए मतलब 8-1 हजार रुपए ये स्टॉक चलता था और उसके बाद में 5500 गया। अब जाके करीबन 6400 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब वैल्यूएशन वाइज ये अभी भी कॉस्टली है, नो डाउट्स अबाउट इट, क्योंकि करीबन 35-36 की पी पे जब बाकी फाइनेंस कंपनीज अगर लोअर वैल्यूएशन पे चल रहे हैं तो इसका ठीक है, इसका थोड़ा बहुत प्रीमियम दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म के लिए आप सही में हो तो आप होल्ड करो। क्यों? क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल अभी भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। एचडीएफसी बैंक ने भी काफी ट्राई किया है बजाज फाइनेंस को पीछे छोड़ने में, जो रिटेल लोन्स ये लोग करते हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक से भी कुछ नहीं हो पाया। तो लॉन्गर टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में ये वैल्यूएशन ज्यादा है तो आपको ये एक अप एंड डाउन दिखाते रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं इस पे काफी बुलिश हूं। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू विवेक का। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से मुकेश हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। ये एक अप एंड डाउन दिखाते रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं मुकेश जी एक काम कीजिए, टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फिर अपना सवाल पूछिए आप। मुकेश जी नमस्कार। हेलो। ठीक है, मुकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनका सवाल ले लेते हैं। उनके पास है सुजलॉन एनर्जी के शेयर 1090 रुपये, 1090 शेयर हैं 10 रुपये 11 पैसे के भाव पर और शेयर का भाव है इस वक्त 9 रुपये की आसपास। बिल्कुल चलता नहीं है शेयर ये और काफ़ी समय हो गया हम देख रहे हैं कि एक दायरे में है। हालांकि 6-7 रुपये से थोड़ा चढ़ के 10 रुपये के आसपास ज़रूर आया था ये। विवेक, आपसे राय जानना चाहेंगे। हमने एक ट्रेंड देखा है कि Q3 में, यानी कि जो तिमाही बीती है अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाली, उसमें एफआईआईज ने बड़ी इंटरेस्ट दिखाया है इस शेयर में, कुछ बाइंग की है 600-700 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर में। आपको क्या उसकी वजह लग सकती है और आपको लगता है कि एक लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद शायद अब ये समय है कि ये फिर से रिवॉर्ड करना शुरू करें निवेशकों को? देखिए, रिवॉर्ड जब होता है कि इसका बिजनेस मॉडल आगे चल के कोई ना कोई विजिबिलिटी हो, और विजिबिलिटी क्या है आज के दिन सरकार भी जैसे है, इस बजट में भी आप अगर देखो तो ग्रीन हाइड्रोजन है या फिर लिथियम आयन बैटरी है, इन पे ज्यादा फोकस है। विंड एनर्जी का फोकस मुझे, ऑफ कोर्स वो लोग ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें विंड एनर्जी का मुझे तो ज्यादा कुछ दिखा नहीं है। तो हो सकता है कि एफआईआई ने इसके लिए भी, वो लोग भी फंसे हुए हैं कई लेवल्स पे, और अभी एक राइट्स इश्यू आया था तो ठीक है इन भाव में क्या तो होने वाला है करके उन्होंने अप्लाई कर लिया होगा। उससे ज्यादा मुझे कोई रीजन नहीं दिखता है। और जो निवेशक ने लिया ये करीबन 10-11 रुपए में, ये तो एक गेम खेला है कि हाँ भाई
अगर मिलता है तो अच्छा हो सकता है, डबल भी हो जाए ऐसा स्टॉक, और जाएगा तो ये आपका आधा भी हो सकता है। तो मैं तो अवॉइड की सलाह दूंगा जहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आगे चल के क्या हो। प्रोमोटर इसका साउंड है, सन फार्मा वाले प्रोमोटर है इनके। तो आगे चल के जब रिवाइवल होए कुछ कंपनी में, उस वक्त हम लोग दे सकते हैं। और अगर दिखता है कि कोई स्टोरी बनने वाली है तो मैं तो 15 रुपए में भी लेने के लिए रेडी रहूंगा, लेकिन 8 रुपए 9 रुपए में लेके ये अगर चले ही नहीं अगले 2 साल तो क्या फायदा है। मैं तो अवॉइड की सलाह दूंगा। इनफैक्ट कोई मतलब नहीं है ऐसे शेयर्स को आप ट्रैक करके। ठीक है। तो सुजलॉन में आगे के लिए यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है इस वक्त, और आपकी भी जो खरीद की प्राइस है वो 10 रुपए की है, और उसके ऊपर निकलेगा ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है जल्द ही। तो सुजलॉन में से निकल जाएं, और कुछ और भी स्टॉक्स हमने इस दौरान डिस्कस किए, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे माफ़ कीजिएगा, जोधपुर से हमारे साथ नारायण जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नारायण जी नमस्कार, आपने सवाल पूछिए। मैडम मेरे पास आदित्य बिरला सन लाइफ है। हेलो। ओके जी जी, आदित्य बिरला सन लाइफ है। ये कब, ये क्या आईपीओ के समय लिया था आपने? 712 पर है ये आपका आईपीओ के समय का है क्या आपका ये अलॉटमेंट? हाँ जी। ऑलराइट, नुकसान काफ़ी हो रहा है क्योंकि आदित्य बिरला सन लाइफ में हमने देखा था कि आईपीओ के भाव से तो नीचे ही लिस्ट हुआ था, और लगातार स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड ही है। स्टॉक उस भाव पर आ नहीं पाया, करीब करीब 42% टूट चुका है लिस्टिंग से अब तक, अगर ये स्टॉक में देखेंगे तो। विवेक जी, भारी नुकसान हो रहा है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी में। इनको आईपीओ के समय का अलॉटमेंट है, और इस वक्त देखिए इनकी खरीद से तो स्टॉक लगभग अब आधा ही हो चुका है। क्या करना चाहिए, निकल जाए स्टॉक से? देखिए 27 अक्टूबर 2022 को इस स्टॉक ने करीबन यही लेवल्स टच किए थे, जो 400 से लेके 390 उस रेंज में, और उसी रेंज में ये आके रखा है। मुझे लगता है कि ये कोई भी अगर रीजन जो मतलब अगर पिछला वाला जो लो है ये 390 385, वो अगर रेंज तोड़ता है तो आपको एक बार का निकलना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक और ये भी सलाह रहेगी, एक थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन के रूप में। देखिए प्रमोटर कौन है? कुमार मंगलम बिरला की ग्रुप मतलब ग्रुप कंपनी है ये, और अच्छा मैनेजमेंट है। क्या बिजनेस में है? म्यूचुअल फंड और एएमसी बिजनेस में जो हैपनिंग सेक्टर है आज के दिन, चाहे आप एसआईपीस ले लो, चाहे फंड फ्लो ले लो, ये इंडस्ट्री यहाँ से आगे जाके बढ़ने वाली है। और जिस हिसाब से प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन्वेस्ट कर रही है आज मार्केट में, खाली 6-7% आज भी इन्वेस्टेड है, और ये प्रोपोर्शन भी आगे चल के आपको बढ़ेगा। तो अगले 10 साल के लिए अगर कोई ले, तो ये एक सेक्टर ऐसा है जहां पे आपको 100% रिटर्न्स पक्का मिलेगा। 100% मतलब डबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि आपको पक्का रिटर्न्स यहाँ से मिलेगा। तो कंपनी अच्छा करेगी लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपको 7-10 साल इसको देना पड़ेगा। तो अगर वैसे आप होल्ड करने के लिए रेडी हो तो वेट कीजिए, नहीं तो अगर ये 390 तोड़ता है तो आप इसमें से निकल जाओ। ठीक है, तो समय देना पड़ेगा आपको। नुकसान तो वैसे हो चुका है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा नहीं काफ़ी लंबा समय आपको देना पड़ सकता है। समय दीजिए तो आपके लेवल्स के आसपास आ सकता है ये स्टॉक। अदरवाइज 390 के नीचे निकला तो फिर और गिरावट आ सकती है। तो बीच बीच में स्टॉक को रिव्यू करते रहिए, और चाहिए तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। निशान में हल्की सी कोशिश कर रहा था टिकने की, अब वो लाल निशान में आ गया है। अगर हम निफ्टी के अगर इंडेक्स की बात करें तो सिर्फ आईटी, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज, वो भी बहुत ही मामूली, सिर्फ यही 3 इंडेक्स हैं जो आपको हरे निशान में दिखाई देंगे। बाकी का बाजार जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, संकेत वहाँ से कमजोरी कई हैं। और हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट, सरकारी बैंक, फार्मा, मीडिया, ये वो स्टॉक्स हैं जहां से आज हम प्रेशर देख रहे हैं। मीडिया में हमने कल तेजी देखी थी, आज वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। आईटी से आज बस सपोर्ट मिल रहा है बाजार को, और एनर्जी स्पेस में रिलायंस बाजार को थामने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चलिए अगले दर्शक की तरफ बढ़ेंगे। गुजरात से राज पटेल हमारे साथ हैं। पटेल साहब नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? नमस्कार जी। जी, मुझे जानना है, मैंने टाटा स्टील 118 रुपए में 360 शेयर क्वांटिटी लिया है। ठीक है, 118 रुपए के भाव पर 360 है शेयरों की संख्या, 108 रुपए के भाव पर है। 10 रुपए नीचे आपके भाव से, एग्जैक्ट 10 रुपए नीचे है। विवेक, आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए टाटा स्टील में दिक्कत यह है कि जो यूके की जो स्टील यूनिट है
वो कहीं ना कहीं मुसीबत का कारण बनी हुई है। यूरोप में ग्रोथ भी सुस्त है, कहीं ना कहीं एनर्जी को लेकर दिक्कतें थी और मैनेजमेंट ये कह भी रहा है कि उसको लेकर जल्द ही कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि अगर ग्रोथ प्लान्स की बात करें तो मैनेजमेंट इस चीज़ को भी लेकर कमिटेड है कि कोई डेट नहीं लेंगे। आपको भविष्य कैसा दिख रहा है टाटा स्टील का, और क्या पटेल साहब को थोड़ा सा अभी और समय देना चाहिए कंपनी को? अभिषेक, जो यूरोप की दिक्कतें हैं वो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है और मार्केट को मालूम है कि यूरोप में क्या हो रहा है। और आगे चल के अब ये एक्सपेक्टेशन है कि मतलब इस साल अक्टूबर या नवंबर से हो सकता है कि यूएस में ग्रोथ दिखने को मिले और वैसा ही एक फॉलो अप रिकवरी आए यूरोप में भी। तो जब भी वहां एक रिकवरी आती है, क्योंकि ये न्यूज पूरा फैक्टर्ड इन स्टॉक में, तो स्टॉक यहाँ से ठीक ठाक कर सकता है। वैल्यूएशन वाइज भी आप अगर देखो तो जो इसका मैनेजमेंट एफिशिएंसी है बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट बहुत क्लियर है कि डेट लेना नहीं है, उल्टा डेट फ्री होना है आगे चल के। तो डेट फ्री उनका टारगेट वो जो उन्होंने बोला वो भूल जाओ। मुझे लगता है कि ये 3 से लेके 4 साल में ये लोग डेट फ्री होने के कगार पे भी रहेंगे। तो वैल्यूएशन भी ठीक है, मेटल सेक्टर अच्छा करेगा जैसे ही वर्ल्ड रिकवर होता है, और डेट अगर ये लोग कम भी करते हैं तो ये भी एक पॉजिटिव रहेगा। तो स्टॉक करीबन 120 से 125 तक जा सकता है, ये मुझे लग रहा है वो फेयर वैल्यूएशन रहेगा। तो उस रेंज में जाता है तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक करो। 108 में तो ये अंडर वैल्यूड लग रहा है मुझे। ओके, ठीक है। तो ये रहा है टाटा स्टील पर आपके लिए। अब ट्विटर पर सवाल आया है विश्वजीत जी का। सुबेक्स पर सवाल है इनका। क्वांटिटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले रखी है और काफ़ी ऊपरी स्तर पे लिया है। 17,000 शेयर्स इन्होंने 50 के लेवल पर एंट्री की थी और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इनको। अभी देखेंगे स्टॉक आज तो सपाटी है, 32 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है और पिछले काफ़ी समय से स्टॉक में एक लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। 6 महीने में 12% टूट चुका है शेयर, और क्योंकि इनके पास क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है तो नुकसान भी काफ़ी बड़ा हो रहा है सुबेक्स में इन्हें। क्या करना चाहिए कुणाल, आप सजेस्ट करिए। क्या कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं स्टॉक में रिकवरी के? स्मॉल कैप कंपनी आईटी स्पेस से ज़्यादा कुछ फंडामेंटल तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट टेक्निकल में कोई उम्मीद दिख रही है आपको चार्ट्स पर, या फिर निकल जाएं और इनके नुकसान की भरपाई हो सके, इसके लिए भी कुछ सुझाव दीजिए। कोई स्टॉक इन्हें सजेस्ट करिए। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट पूजा, अगर इस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो मार्च 2022 से लेके अब तक ये काउंटर 30-31 के रेंज में ही था। बीच में एक बार शायद अगस्त में ये काउंटर 48-49 तक गया और फिर से लुढ़क कर 30 पे आ गया। सो इसमें मोमेंटम तो कुछ भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम एक साइडवेज कंसोलिडेशन जरूर से दिख रहा है चार्ट पे। सो लोअर साइड पे आई थिंक 28 के नीचे अगर ये काउंटर जाता है तो हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी, अदरवाइज बने रहे, बिकॉज इन्होंने विदाउट स्टॉप लॉस पोजीशन होल्ड किए। इसमें ऑलरेडी रिस्क बहुत ज्यादा था, बट फॉर टाइम बिंग इसमें बने रहने की सलाह होगी। अगर इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई लार्ज कैप में इंटरेस्ट होगा, जो शायद सुबेक्स की तरह तो डेफिनेटली डिलीवर ना कर पाए रिटर्न्स, बट फिर भी सेफर साइड पे एक अच्छी बैट लेनी हो तो बजाज फाइनेंस पे ध्यान दें। आई थिंक बजाज फाइनेंस एज ऑफ नाउ इज अवेलेबल एट एक्सट्रीमली लोअर रेट। टेक्निकली ब्रेकआउट भी हमने 3 दिन पहले देखा है और इस काउंटर में शायद 7,000 तक, मतलब प्रेजेंट लेवल से 600 रुपए तक जाने की संभावना है, जो 10% हो सकता है। बट सुबेक्स की कंपैरिजन में शायद वो लॉस तो कवर ना हो पाए। सो अगर एडिशनल कैपिटल है तो बजाज फाइनेंस में डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हैं और सुबेक्स में एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह होगी। ठीक है, सुबेक्स को होल्ड करने की सलाह है, बजाज फाइनेंस में आप ट्रेड बना सकते हैं। अहमदाबाद से असीम हमारे साथ हैं। असीम जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? मेरे पास उषा मार्टिन है, मैं जी। 1000 शेयर लिया था 186 रेट पे, क्या करने का है? 186। असीम जी आपने हाल फिलहाल आजकल में शेयर लिए हैं क्या? हाँ, एक महीने पहले। 1 महीने पहले, ठीक है। 1 महीने से तो हम देख रहे हैं थोड़ा सा रेंज बाउंड ही है शेयर ये, लेकिन कुणाल आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए बैलेंस शीट हेल्दी है उषा मार्टिन की, रिकॉर्ड हाइस पे भी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 209 रुपये का इसका हाई है और अब 188 रुपये के आसपास है। हमने लगातार देखा है कि अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड किया है शेयर ने। इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर बने रहें तो अभी और बड़े लेवल्स आएंगे इस शेयर में? अभिषेक, इस काउंटर में हमने टिपिकल बिहेवियर ये देखा है कि काउंटर बहुत ही लंबे समय तक साइडवेज कंसोलिडेशन में रहता है, अपनी रुझान शुरू करता है और 15-20 दिन में बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड्स देके फिर से साइडवेज कंसोलिडेशन में चले जाता है। सो एज ऑफ नाउ हमने देखा ये उषा मार्टिन में बहुत ही अच्छी रैली जो हुई थी वो करीब करीब मिड ऑफ जनवरी तक थी और उसके बाद ये काउंटर साइडवेज में है।
एज ऑफ नाउ इसका जो सपोर्ट बन रहा है वो 175 के लेवल का बन रहा है। सो अगर हमारे व्यूअर का लंबी अवधि का नजरिया है, डेफिनेटली बने रहें, और इसमें अगर 175 पे मिलता है तो डेफिनेटली अक्यूमुलेट भी करें। और इस काउंटर में जिस तरह हमने पास्ट में देखा है, आई थिंक ये ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। दिस टाइम वाइज करेक्शन इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव। सो स्टॉप लॉस 170, अक्यूमुलेशन जोन 175 से लेके प्रेजेंट लेवल पे, और लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली बने रहने की सलाह। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय आपको उषा मार्टिन में दी जा रही है। अगला सवाल हमारे साथ अगले दर्शक पटना से जुड़े हैं हिमांशु। हिमांशु जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हिमांशु जी सुन पा रहे हैं? नहीं, चलिए इन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही हमारी, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। अब पेटीएम 50 शेयर्स 680 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, संपर्क नहीं हो पाया, तो ये समझ नहीं पाया हम कि कब की खरीद है इनकी और कितना समय दे सकते हैं इस स्टॉक को। बट विवेक आपसे राय लेना चाहेंगे। पेटीएम पर 680 पर इन्होंने लिया हुआ था, अगर काफ़ी पहले की खरीद है तो इन्होंने बेशक 700 के ऊपर के लेवल्स भी देखे होंगे हाल फिलहाल में, जिस तरह से तेज़ी आई थी न्यू एज टेक कंपनियों में भी और पेटीएम में भी। बट अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे भी आया है ये स्टॉक। अगर बने रहना है तो क्या लेवल्स सही हैं, आप बने रहने की राय देंगे अभी भी पेटीएम में? आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? मुझे लगता है कि ये रिसेंट खरीदी होगी, क्योंकि जब अभी कुछ दिनों पहले ही ये 725 तक गया था, तो हो सकता है कि टिप के दौरान इन्होंने लिया है। मुझे लग रहा है कि देखो, जो रिजल्ट इस बार दिखा है वो अच्छा था, जो मैनेजमेंट कमेंट्री आ रही है वो इस बार अच्छी आ रही है, तो स्टॉक यहाँ पे स्टेबलाइज होना चाहिए। काफी लॉस चला गया था तो उसका एक रिकवरी दिखाया, तो मेरे को लग रहा है कि 680 तक आपको मिल जाएगा, लेकिन इसी 700 750 की रेंज में हो सकता है कि अगले क्वार्टर तक ये ट्रेड करे और अगला रिजल्ट देखने के बाद ये आगे और मूवमेंट दिखाए, क्योंकि फॉलो ऑन रिजल्ट अगर अच्छा आता है अगले क्वार्टर का भी, तो उसके बाद ये वापस 1000 तक ये जा सकता है। तो आपको एक और क्वार्टर वेट करना पड़ेगा। कंपनी यहाँ पे स्टेबलाइज होती हुई लग रही है, तो पैनिक की कोई बात नहीं है, और 700 750 तक ये वापस आपको दिखा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 700-750 तक के लेवल आपको पेटीएम में देखने को मिल सकते हैं। पेटीएम से अलीबाबा ने पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। चाइनीज़ कंपनी है, हालांकि उसकी एफिलिएट कंपनी है, उसका निवेश अभी भी बना हुआ है। लेकिन आगे बढ़ेंगे। अब इंस्टाग्राम से अगला सवाल लेंगे। अहमदाबाद से हरीश तोमर ने अपना सवाल हमें भेजा है और इनके पास से जाइडस लाइफ के 70 शेयर 446 रुपये के भाव पर, और हम देख रहे हैं कि 471 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हालांकि 650 तक के भी स्तर हमने देखे थे इसमें 2021 में, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि फार्मा या फार्मा से जुड़े जो दूसरे भी जो स्टॉक्स हैं वो कहीं ना कहीं निराश ही किया है। जाइडस लाइफ, विवेक क्या आपकी सलाह होगी इनके खरीद भाव से? हालांकि तो शेयर अभी ऊपर है, लेकिन आप निवेशित रहने की सलाह देंगे या फिर बेहतर विकल्प को सुझाएंगे आप इनको? ये बहुत वन अमंग द लकी वंस बोलूंगा मैं, क्योंकि फार्मा में आज अगर आप बात कर रहे हो तो कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, और कोई भी लेवल पे लो, फार्मा ने अब तक नुकसान ही दिखाया और पूरा का पूरा सेक्टर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जो इनपुट कॉस्ट बढ़े थे, काफी कंपनीज में जेनरिक प्रोडक्ट्स में वहां पे दिक्कतें आ रही है, तो ये सेक्टर भी एक समझ लो आईटी के जैसे होके रखा है। आईटी में फाइनली रिकवरी दिखाया है, इसमें अभी रिकवरी बाकी है। तो आगे चल के मुझे लगता है कि जाइडस लाइफ भी वैल्यूएशन वाइज चीप लग रहा है मुझे, आपको होल्ड करना चाहिए। और बाकी फार्मा स्टॉक्स जितने भी है, मतलब ज्यादातर स्टॉक्स अंडर वैल्यूड से लेके फेयर वैल्यूएशन के रेंज में ही चल रहे हैं। कॉस्टली कोई भी फार्मा स्टॉक देखने को आज मिल नहीं रहा है, ये आज सिचुएशन होके रखा है। तो टाइम देना पड़ेगा, साइकिल कब टर्न होगा ये मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है 2 महीने में हो सकता है 2 साल में हो, लेकिन इसमें ओवर ड्यू है, ऑलरेडी साइकिल अप ट्रेंड के लिए ओवर ड्यू है, तो होल्ड कीजिए। और जाइडस भी वैल्यूएशन वाइज भी चीप लग रहा है। ओके, ठीक है, तो जाइडस लाइफ पर ये राय। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप पर सवाल हमें आया है, रायपुर से कैलाश जी ने भेजा है और इनका सवाल है रेमंड पर 50 शेयर्स 1350 के लेवल पर इन्होंने एंट्री ली हुई है। कुणाल, काफ़ी ऊपरी स्तर पर इन्होंने लिया हुआ है स्टॉक को,
कंपनी में तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी बीच बीच में मैनेजमेंट से इंटरेक्शन भी होता रहता है, लेकिन इन्होंने जो खरीदारी की है वो काफ़ी ऊपरी स्तर पर कर दी है, क्योंकि वहाँ से हम देख रहे हैं कि स्टॉक टूटा भी काफ़ी है। अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। क्या लग रहा है आपको, करेक्शन जितना था वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर उनको और एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए या फिर करंट पोजीशन होल्ड करें? सो पूजा, इस काउंटर में मैंने आज ही इसे शॉर्टलिस्ट किया था और इसका रीजन ये था कि जून 2022 से लेके अब तक 1275 का जो लेवल है वो करीब करीब 4 से 5 बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम हो चुका है। सो पहले इसका जो ब्रेकआउट था वो 1275 का था और अब सेम लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो यस, इसे देखना बनेगा यहाँ पे। अब यहाँ से अगर ये काउंटर 1350 के ऊपर निकलता है तो प्रेजेंटली जो बनी हुई बॉटम है वो फाइनल बॉटम होगी और यहाँ से हम एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। हमें मेंटेन करना होगा स्टॉप लॉस 1275 का। अगर ये काउंटर 1275 के नीचे क्लोज देता है तो हमें थोड़ी कॉशियस व्यू लेके शायद एक बार पोजीशन एग्जिट करनी होगी। अदरवाइज प्रेजेंट लेवल से एक नई बाइंग भी कर सकते हैं और इसका मिड टर्म टारगेट बनेगा 1450 से 1500 तक के लिए। ठीक है, तो रेमंड में 1400 रुपये से ऊपर के टारगेट बन सकते हैं, ऐसा कुणाल को लगता है। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ से योगेंद्र जी को फोन लाइन पर जोड़ेंगे। योगेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जाना है आपको, आपके पास कौन सा शेयर है? मेरा सवाल था कि सोना कॉमस्टॉक का एक में लिया था 640 रुपये 23 पैसे के हिसाब से 111 क्वांटिटी है। कॉमस्टार 640 के भाव पर आपने लिया था और नुकसान हो रहा आपको अब? जी 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 ठीक है, 446 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, ठीक ठाक अच्छा खासा इनको नुकसान हो रहा है इस शेयर में। विवेक, आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, ठीक ठाक बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप भी अच्छा खासा है। क्या आपको इसमें दिक्कत लग रही है? क्या दिक्कतें अब ओवर होने के करीब हैं या फिर अभी थोड़ी मुश्किलें बनी रहेंगी इसमें? देखिए अभिषेक, जो कैस्टिंग जो सेगमेंट है मार्केट में, सारे के सारे स्टॉक्स में एक लीड देखा है हमने रिसेंट पास्ट में, और वही हाशिया है सोना कॉमस्टार का। तो ये भी कास्टिंग और फोर्जिंग्स में है, तो ज्यादातर स्टॉक्स इस सेक्टर में अच्छे नहीं किए, पहली चीज तो इसके कारण ये भी पिटा है। दूसरा चीज ये हुआ है कि ये एक मार्केट फैंसी हुआ करता था जो करीबन 800 रुपए में ये चल रहा था, और उसके बाद में एक बहुत मेजर इसमें करेक्शन देखने को मिला है। तो आज भी इसका वैल्यूएशन मुझे कोई भी एंगल से फेयर नहीं लगता है, तो मैं बेचने की फिर भी नहीं सलाह दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी दिख रही है स्टॉक में, और मुझे लग रहा है कि 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट देख के ये जब फेयर वैल्यूएशन पे आ जाएगा उसके बाद में एक रैली दिखाएगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा। इन दामों में बेचने की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, स्टॉक कॉस्टली है तो इसके लिए आप करीबन 3 क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 क्वार्टर वेट करना पड़ेगा आपके लेवल वापस से देखने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और हमें इंस्टाग्राम पर सवाल आया है मंटू गुप्ता जी का, और इन्होंने अदानी एंटरप्राइजेज लिया हुआ है 25 शेयर्स 1100 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ था। काफ़ी पहले की खरीद लग रही है, इन्होंने अच्छा मुनाफा भी देखा होगा, 4000 के ऊपर के लेवल्स भी देखे होंगे अदानी एंटरप्राइजेज में, लेकिन अफसोस समय पर निकल नहीं पाए, एग्जिट नहीं कर पाए, और स्टॉक वहाँ से काफ़ी टूट भी चुका है और अब इनको नुकसान भी हो रहा है। जो इनका मुनाफा था वो काफ़ी हद तक वाइप आउट हो चुका है। हालांकि विभिन्न मुनाफे में हैं 14,000 के आसपास, बट विवेक, क्लियर कट सवाल है इनका कि क्या बेचकर निकल जाना चाहिए या फिर बने रहें? कोई मतलब नहीं है पूजा, अब 1000 तक गया था और क्या शानदार रिकवरी दिखाया था स्टॉक, और मुझे लग रहा है कि जितना नेगेटिव होना था अडानी ग्रुप में वो मोस्ट प्रोबेबली पूरा का पूरा ऑलमोस्ट फैक्टर इन हो गया है। तो यहाँ से 5-10% ऊपर 5-10% नीचे आपको दिखाते रहेगा स्टॉक। और ये भी खबरें आ रही है कि आगे चल के ये लोग फंड इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अबू धाबी से इन्होंने रिक्वेस्ट कुछ किया है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाने का इनका पूरा का पूरा ये मतलब चेष्टा है। और जितने भी मतलब ये जो प्लेस्ड शेयर्स वगैरह थे, ये सब भी कंपनी मतलब छुड़ा रही है। तो वॉलेटाइल रहेगा स्टॉक, नो डाउट, क्योंकि सुर्खियों में है ये, लेकिन इन दामों पे पक्का आपको होल्ड करना चाहिए। और स्लो एंड स्टडीली अगर आपको 1500 के नीचे मिले तो इनफैक्ट SIP के रूप में आपको बाई भी करना चाहिए। अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर पढ़ेंगे। अमित हमारे साथ हैं अब फोन लाइन पर। अमित हमारे साथ हैं अब फोन लाइन पर। अमित, पूछिए, क्या जाना है आपको?
सर मेरी CDSL की बाइंग थी सर 985.15 पे सर, 61 क्वांटिटी। सर क्या करना चाहिए सर अभी? 985। ठीक है, 61 शेयर है। कोई और शेयर अमित आपके पास? सर टेक महिंद्रा है सर मेरे पास, 55 शेयर्स है सर, 1034.90 के भाव में सर। ठीक है, CDSL और टेक महिंद्रा। CDSL से शुरुआत करेंगे और विवेक आपसे इस पर राय लेंगे, उसके बाद हम टेक महिंद्रा की बात करेंगे। देखिए, अब एक समय था जब ये जो मोनोपोली स्टॉक्स थे, जो मोनोपोली बिजनेस वाले स्टॉक्स थे लाइक CDSL, इनको काफ़ी तवज्जो दी जा रही थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार एक गिरावट वाले दौर में है और कहने की 52 वीक लोज पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या आपकी सलाह होगी CDSL को लेकर? इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और क्या हम रिकवरी देखेंगे फिर से? 1300-1400 रुपए का भाव हुआ करता था, देखिए अब 984 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा फिलहाल ये। अभिषेक, 2020 और 21 में एक क्रेज चल रहा था जहां पे धमाधम बोलते हैं ना, जो डीमैट अकाउंट्स खुल रहे थे और उसके कारण ये स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और मतलब एक वो जो फैंसी काफी स्टॉक्स में हमने देखा था, जैसे न्यू टेक स्टॉक्स में देखा था, वैसा का वैसा इसमें भी हमको देखने को मिला। तो वैल्यूएशन इतने स्ट्रेच्ड हो गए थे, मुझे ध्यान है एक दो बार मेरे पास भी ये सवाल आया था और मैंने कहा था कि बहुत कॉस्टली, आपको बेच के प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो 984 में भी मुझे कॉस्टली लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर 750 तक आता है तो वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक बन सकता है। ये है एक चीज। दूसरा, देखिए NSDL भी आई थिंक IPO जल्द ही लेके आएगा। अब वो क्या दामों में और क्या वैल्यूएशन में लेके आता है, उस बेसिस पे CDSL भी परफॉर्म करेगा। CDSL NSDL से ज्यादा अकाउंट्स होल्ड करता है, मतलब बड़ी कंपनी है। और अगर NSDL थोड़े बहुत प्रीमियम वैल्यूएशंस पे आता है तो CDSL भी उस वक्त मूवमेंट देगा, क्योंकि इसका अगर पीयर ग्रुप आप देखने जाओ तो आज कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही कंपनी है, CDSL। बिल्कुल तो बिल्कुल। वेट करो, हाँ वेट करो, और मुझे लग रहा है कि 750 तक आता है तो इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट भी कर सकते हो आप। विवेक, बिल्कुल मैं वैल्यूएशन की आपसे बातचीत करने ही वाला था, क्योंकि आप देखिए 35 के ऊपर के पी पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो मच चीपर वैल्यूएशंस हैं। तो कहां तक जस्टिफाइड है ये, क्योंकि इतने करेक्शन के बाद भी अभी वैल्यूएशन इसके महंगे ही लग रहे हैं। तो देखिए, जो मतलब फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक है, आप तो सिमिलर अगर आप कंपनीज ले लो तो आज के दिन 25 से लेके 27 पी के बीच में आपको मिल सकता है उसी और 25 एक फेयर वैल्यूएशन रहेगा। उसी कारण मैंने 750 तक बोला था कि वहां पर आएगा तो ये करीबन एक 25 एक पी पे रहेगा। तो और जैसे मैंने कहा, स्ट्रिक्टली कंपेयर करने के लिए और कोई स्टॉक है नहीं अभिषेक मेरे पास, क्योंकि CDSL सिर्फ एक लौता स्टॉक ही है जो डीमैट सर्विसेज आपको ऑफर कर रहा है और इस सेगमेंट में लिस्टेड है, क्योंकि ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, सॉरी डिपॉजिटरी है, पार्टिसिपेंट भी नहीं है। तो NSDL जब आएगा तब आपको एक फेयर वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। तो और देखिए, इन दामों में अगर BSE ने थोड़ा बहुत डाइवर्समेंट किया है तो उनको भी लग रहा है ना कि वैल्यूएशन थोड़ा तो ज्यादा ही है ही, और इसके कारण उन्होंने भी एक छोटा मोटा स्टेक अभी रिसेंटली, मतलब 4-5 दिन पहले ही बेचा है। तो 750 एम रखो और उस वक्त आता तो आप वापस लो उसको। ठीक है, तो CDSL पर ये भी अभी भी थोड़े से महंगे हैं, थोड़े नीचे आएंगे अगर इसके भाव तो बेहतर एंट्री का मौका बन जाएगा अगर किसी को इसमें दिलचस्पी है तो। टेक महिंद्रा का भी शेयर है अमित के पास। कुणाल, आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे। जो भाव उन्होंने मेंशन किया 1000 रुपये के आसपास, 1000 रुपये के आसपास ही है इसके भाव। हालांकि पिछले भाव को अब ना देखें तो बेहतर है, अब चूंकि इनके भाव के आसपास है तो यहीं से चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। कल हमने एक IT स्टॉक्स में हमने कमजोरी देखी, आज हम रिवर्सल देख रहे हैं और IT स्टॉक्स ही हैं जो बाजार को आज ऊपर थामने में कामयाब है, इंडेक्स से 1.5% ऊपर। टेक महिंद्रा, आपको लगता है कि आज देखिए दिन की ऊपरी स्तरों के आसपास है, 0.25% के आसपास की मजबूती है, ये मजबूती टिकेगी कुणाल? आपको यहां से और बढ़ेगी, आपको भरोसा है इसका? अभिषेक, मैं 2020 दिसंबर से लेके अब तक के फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि टेक महिंद्रा हमें वो लेवल पे मिल रहा है जहाँ पे ये दिसंबर और जनवरी 2020 और 21 में था। वहां से हमने एक बड़ी सी रुझान देखी थी, काउंटर 1800 तक गया था, फिर से ये हमें 1000 रुपीज के अराउंड मिल रहा है। extremely near to the support itself. It's a wonderful buying opportunity. लंबी अवधि का नजरिया हो तो यहाँ पे डेफिनेटली अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। 975 के सपोर्ट के लेवल से हम इसमें डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। अब मोमेंटम कब शुरू होगा पता नहीं, बट जिस तरह जिस तरह IT सेगमेंट में अंडर परफॉर्मेंस देखा है उसमें आई थिंक टेक महिंद्रा इज वेल पॉइज्ड फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव। सो डेफिनेटली होल्ड करें, नया बाइंग भी कर सकते हैं। आई थिंक ये हमें काउंटर एक पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है। एक साल का नजरिया हमारा इसके ऊपर 30% रिटर्न्स का है।
ओके, 30% रिटर्न टेक महिंद्रा एक साल में दे सकता है, तो बने रहने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगरा से बलराम हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी सर मेरे पास सर बेस्ट फूड लाइफ के 125 शेयर हैं सर, जो कि मैंने लिए थे 793.5 पे। ठीक है, लेवल्स हम थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। शेयरों की संख्या 125 है, तो 125 शेयर्स इन्होंने 793 के लेवल्स पर लिया हुआ है। हालांकि थोड़ी ऊपरी लेवल पर इनकी खरीद है और वहां से स्टॉक लगातार हम देख रहे हैं नीचे ही आ रहा है। 687 के आसपास कारोबार कर रहा है इस वक्त वेस्ट लाइफ फूड। क्या करना चाहिए कुणाल, आप सजेस्ट करिए। चार्ट्स पर क्या और वीकनेस दिखाई दे रही है आपको, बने रहने की राय देंगे या फिर निकल जाए स्टॉक से? सी पूजा, मैं ये काउंटर एक्चुअली सर्च नहीं कर पा रहा हूँ, बट इफ आई एम नॉट नहीं, सो आई थिंक मुझे ये चार्ट मेरे सॉफ्टवेयर में मिल नहीं रहा है। आई एम सॉरी फॉर दिस। सवाल है इनका। चलिए विवेक, आप ट्रैक करते हैं क्या वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड? इनकी मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी भी है और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है स्टॉक ने, लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि 800 के लेवल टच करने के बाद स्टॉक में एक लगातार गिरावट आ रही है। राय दे पाएंगे वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड में क्या करना चाहिए इनको? अब मैं इस स्टॉक को 180 से देख रहा हूँ और ये है कि मैंने भी बहुत बैडली मिस किया है इसको लेना। लेकिन देखिए इन दामों में 800 में जब ये गया था बहुत कॉस्टली लगने लग गया था। क्यों? पर्टिकुलर एक रीजन मैं बोलूंगा कि इसका ऑलमोस्ट डेट टू इक्विटी रेशियो 4.5 के आजू बाजू है, तो हाई डेट कंपनी है और होगा भी क्योंकि ये लोग पूरे के पूरे एक्सपेंशन मोड में है और इन्होंने अभी अनाउंस भी किया था कि साउथ साइड में भी ये लोग एक्सपेंशन करेंगे। तो QSR स्पेस ओवरऑल ठीक कर रहा है, लेकिन स्टॉक वैल्यूएशन क्योंकि ज्यादा है, यहाँ पे आपको एक बार का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कंपनी में और कोई दिक्कतें नहीं है, साउंड फंडामेंटल्स है और पूरा का पूरा कोविड के बाद हम लोग ओपन अप हो चुके हैं। तो कोई भी स्टोर में जाओ आपको दिखेगा कि ये लोग अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। तो और थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है तो उस वक्त ये फेयर वैल्यूएशन पे आएगा, लेकिन फिलहाल कॉस्टली है, तो इसके लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी और ऑन टिप्स आप वापस इसको देख सकते हैं। ठीक है, गिरावट पर वेस्ट लाइफ को आप फिर से देख सकते हैं। एक समय था विवेक, आपको भी याद होगा, 200 रुपए के भाव के आसपास तक काफ़ी दिनों तक घूमा था ये शेयर। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट नाम हुआ करता था इसका, और शेयर उसके बाद देखिए रॉकेट हो गया। 200 वाला शेयर अब ये 700 रुपए के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर से करेक्ट होकर ज़रूर आया है। खैर चलिए इस शो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। विवेक और कुणाल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों की मदद करने के लिए, उनके सवालों के जवाब दे